तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए रैपिड सेट 3। दोस्त इस रैपिड सेट में भी 20 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं, मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल शुरू से अंत तक के देखिएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं कि रैपिड सेट 3 में जो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। जो लोग टेस्ट अभी तक नहीं दिए हैं जाकर के लिंक से अभी टेस्ट दे लीजिए। एप्लीकेशन पे टेस्ट आपका 10 सितंबर से चलने वाला है, तो 10 सितंबर को उससे पहले ही आपको हम बता देंगे कि कहां पे टेस्ट मिलेगा, आपको कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी आप लिंक से ही दे दीजिए, लिंक अभी एक्टिव है तो जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी क्या करते हैं कि हम देख लेते हैं सेट में जो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसे देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये कहा जा रहा है कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है। जी हाँ, उड़ते हुए चक्के की घूर्णन की हमको मेजर करना है, तो इसमें किससे मेजर किया जाएगा। ठीक है, प्रति सेकेंड। तो पहला देख लीजिए ऑप्शन, पहला इसमें कहा जा रहा है आपको कि एनेमोमीटर से मेजर कर सकते हैं, या दूसरा हाइग्रोमीटर से, या तीसरा आपको दे दिया है स्ट्रोबोस्कोप से, या चौथा दे दिया बैरोमीटर से। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मेजर करते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको हम बता देते हैं करेक्ट आंसर इसमें दोस्त जो होगा ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या, स्ट्रोबोस्कोप। इससे क्या होता है कि उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन की गति मेजर की जाती है। ठीक है, उड़ते हुए चक्के की। अब ध्यान रखिएगा, आपको कभी कभी यह दे देता है कि चक्के की गति किससे मेजर की जाती है। तो चक्के की गति जो होती है, जो फर्श पे चलती है, उसकी गति मेजर की जाती है टैकोमीटर से। किससे? टैकोमीटर से की जाती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन की मेजर करना है तो हमें स्ट्रोबोस्कोप से मेजर करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है दोस्त, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। इसमें सेकेंड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये कहा जा रहा है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस फील्ड में किया गया था, ये हमको देखना है। पहला देख लीजिए, पहला कहा जा रहा है कि बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के फील्ड में किया गया था, या दूसरा नंबर आपको दे रहा है कि विशिष्ट ऊर्जा के सिद्धांत के लिए उनको किया गया था, या तीसरा नंबर कहा जा रहा है इसमें कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था, या चौथा इसमें कहा जा रहा है कि विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के लिए दिया गया था। आइंस्टीन साहब को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग जो सोचते हैं वो नहीं होता है। इसमें आपको हम बताते हैं कि आइंस्टीन साहब को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्त, ये थर्ड नंबर, क्या प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए उनको क्या गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि ये जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्त 1921 में दिया गया था, भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, आइंस्टीन साहब का सबसे फेमस जो इक्वेशन था E बराबर mc², जानते होइएगा, वो सापेक्षता का सिद्धांत था, ये फोर्थ नंबर। उनके लिए कोई भी उनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपको इक्वेशन भी दे देगा, ये न लिख करके विशेष जो है सापेक्षता का सिद्धांत न लिख करके E बराबर mc² लिख देगा, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए उनको किसी भी प्रकार का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। दिया किसके लिए गया था, ये थर्ड नंबर के लिए, ध्यान रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन साहब को। जबकि पता है सबसे ज्यादा प्रचलित इनका जो हुआ था, ये बुक E बराबर mc² जो इक्वेशन उन्होंने दिया था वो सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ था। अब उसी के लिए उन्हें किसी तरह का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर कहता है कि उपयुक्त अशुद्धियां जो है उसमें मिलाई जाती है, किस लिए मिलाई जाती है ये। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको ये क्वेश्चन जो है घुमा के दिया जाता है और ये कभी इस तरह से देता है। तो किस तरह से देता है, दो क्वेश्चन आपको हम बता देंगे। तो पहले समझ लीजिए ये क्वेश्चन के आधार पे कि क्या कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर में क्या कहता है कि उसके प्रयोग में अशुद्धियां मिला दी जाती है, तो वो क्यों मिला दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, सेमीकंडक्टर में जब अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है कि उसमें अशुद्धियां मिला दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा हम आपको बताते हैं, ये थर्ड नंबर, क्या, उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, आपको ये जो सेमीकंडक्टर में अशुद्धियां जो मिला देती है कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं कि डोपिंग कहते हैं। कभी कभी आपको ये क्वेश्चन दे देता है कि डोपिंग किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सेमीकंडक्टर में जब अशुद्धियां मिला दी जाती है तो उसको डोपिंग कहते हैं। और डोपिंग इसलिए मिलाई जाती है अशुद्धि ताकि उसकी चालकता सेमीकंडक्टर जो होती है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, इसलिए उसमें क्या होता है कि अशुद्धियां मिला दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डोपिंग भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का जो है उपयुक्त प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, इसमें से किसका प्रयोग किया जाएगा जो सौर ऊर्जा को क्या करेगा कि इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कि गैल्वेनो सेल का यूज करते हैं, या दूसरा नंबर आपको दे दिया है कि प्रकाशीय सेल जो प्रकाशीय वोल्टीय सेल का इस्तेमाल होता है, या तीसरा डेनियल सेल का, या चौथा नंबर आपको दे दिया है इलेक्ट्रिक केमिकल सेल का। किसका इस्तेमाल होता है सौर ऊर्जा को बिजली में कन्वर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं करेक्ट आंसर दोस्त ये सेकेंड नंबर होगा। क्या? प्रकाश वोल्टीय सेल, फोटोवोल्टिक सेल जो होता है सो उसका इस्तेमाल जो होता है सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है। और ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि ये जो है अपना प्रकाशीय वोल्टेज सेल जो है यह क्या होता है कि दो तरह के सेमीकंडक्टरों से मिलकर के जो है बना होता है, दो तरह के सेमीकंडक्टर। पहला सेमीकंडक्टर जो होता है वो क्या होता है कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, दूसरा जो होता है वो एन टाइप का होता है। दोनों को मिला दिया जाता है तो वो पीएन जंक्शन बन जाता है। उसी पीएन जंक्शन का जो है इस्तेमाल करके क्या होता है कि प्रकाश वोल्टीय जो है सेल का इस्तेमाल जो होता है वो सौर ऊर्जा को जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें कहा जा रहा है कि एक तार की लंबाई क्या है एल है, और उसको खींच करके क्या किया जाता है कि 2L लंबाई कर दिया जाता है, 2 मीटर तक की कर दिया जाता है, 2L मीटर तक के। अब उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि प्रतिरोध जो होता है वो तार के लंबाई के समानुपाती होता है। जैसे जैसे उसका लंबाई बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है ना कि उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। लंबाई अगर कम हो जाएगा तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा कि कम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। तो लंबाई कितना कर दिया जाता है इसमें 2L कर दिया जाता है, 2L मीटर तक के। तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा कि पहले से 2 गुना बढ़ जाएगा। 2 गुना तार लंबाई कर दिया तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए इसमें क्या होगा कि मेरा करेक्ट जो होगा दोस्त ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, पहले से 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ये चीजें है काफी इंपॉर्टेंट है और ये सवाल जो है पूछे जाते हैं इस तरह के टेक्नीशियन में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है सो बल जो होता है सो क्या होता है कि उन दोनों के गुणनफल के क्या होता है कि समानुपाती, अनुक्रमानुपाती कहिए या समानुपाती कहिए वो होता है। अब उसके दोनों के बीच की दूरी के क्या होता है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये स्टेटमेंट जो था ये किसने दिया था? काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। ठीक है, तो दो आवेश है मान लीजिए, तो दोनों आवेशों का गुणनफल उसके बीच जो बल लगेगा दोनों के गुणनफल के समानुपाती, अब बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये जो स्टेटमेंट दिया था ये दिए थे कुलम्स साहब ने, ये कुलम्स का लॉ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, कुलम्स लॉ है। ठीक है, यानी कि F बराबर जो होगा वो Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 Q2 क्या होगा कि दो आवेश है, दोनों के गुणनफल के बल के समानुपाती है, अब बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कुलम्स लॉ साहब ने ही दिया था। ठीक है, तो भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि एक तालाब के किनारे क्या है कि मछुआरा है, मछली को क्या है कि मारने के लिए भाला लेकर के तैयार है। अब क्या करता है कि भाला मछली के कहां पे मारना चाहिए ताकि निशाना उसका चुके नहीं, एकदम निशाना करेक्ट लग जाए। ठीक है, तो देखिए पानी में जो होता है मछली, जो आपको मछली जिस गहराई में दिखता है वो वास्तविक गहराई उसकी नहीं होती है। वो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ आपको नजर आता है। ठीक है, तो मछुआरों को क्या करना है कि चाहिए कि जहां पे मछली दिख रहा है उससे अधिक नीचे तक की गहराई तक की उसको भाला मारना चाहिए ताकि वो उसे सही जगह पे लगे। ध्यान रखिएगा, वो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से थोड़ा आपको दिखेगा। जैसे कि आप पढ़े होइएगा ना कि अगर ग्लास में एक सिक्का रख देते हैं तो सिक्का क्या होता है कि उठा हुआ नजर आता है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। उसी तरह से पानी में भी मछली जो तैरती है वो थोड़ा सा ऊपर नजर आती है, लेकिन वो ऊपर होती है नहीं, वो वास्तविक नीचे गहराई में होती है। तो उसको भाला मारने के लिए क्या होता है ना कि थोड़ा अंदर तक के मारा जाता है, तब जाकर के क्या होता है कि सटीक निशाना लगता है। तो मछुआरों को क्या करना चाहिए, मछली जो दिखाई देती है ना उसको ठीक नीचे मार देना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन होगा ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, मछली जहां रहे उसके ठीक क्या करना चाहिए कि नीचे मारना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दे दिया है आपको कि हवा में हवा नहीं दे दिया, पानी में हवा जो होता है क्या होता है कि हवा का बुलबुला जो होता है वो किस तरह का व्यवहार करता है ये आपको बताना है। ठीक है,
तो किस तरह का व्यवहार करेगा? पहला ऑप्शन देख लीजिए, कहता है कि उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, दूसरा अवतल लेंस, तीसरा आपको अवतल दर्पण दे दिया, दूसरा, तीसरा आप दे दिया है कि अवतल लेंस, और चौथा दे दिया आपको उत्तल दर्पण। किस तरह का करेगा? पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है? ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वो दोस्त व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह। किसके तरह? अवतल लेंस की तरह। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दे दिया है इसमें कि यदि किसी व्यक्ति का क्या होता है कि किसी बंदूक से क्या होता है कि लगने पर उसके शरीर में क्या होता है कि सभी गोलियां जो है निकाल दी जाती है। कुछ गोलियां अगर मान लीजिए किसी कारण बस छूट जाती है तो उसमें शरीर में क्या होता है कि जहर फैल जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो वो उसमें क्या फैल जाती है जिसकी वजह से सारे शरीर में जहर पॉइजन फैलने से उसकी मौत हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा क्या फैलती है। पहला नंबर देख लीजिए, गोली में आखिर होता क्या है जो शरीर में फैलने से उसकी डेथ हो सकती है। पहला देख लीजिए, पहला नंबर कह रहा है कि लोहा फैल सकता है, या दूसरा नंबर आर्सेनिक दे दिया है, तीसरा नंबर आपको दे दिया है पारा, चौथा नंबर दे दिया है सीसा। तो ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं कि बंदूक की जो गोली होती है दोस्त उसमें सीसा की भी मात्रा होती है। अगर उसको न निकाला जाए तो वो गोली के अंदर जो सीसा होती है वो पूरा बॉडी में फैल जाती है, जिसकी वजह से क्या हो सकती है कि डेथ हो सकती है उसकी। ठीक है, तो सीसा की वजह से। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है दोस्त कि किस किस्म के मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग जो है फसल को उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। मतलब मिट्टी को उपयुक्त बनाया जाता है फसल को उगाने के लिए, किस प्रकार के मिट्टी को? तो पहला देख लीजिए, जिप्सम किस में मिलाया जाता है। पहला देख लीजिए, पहला कहा जा रहा है कि जिस मिट्टी में क्या होगा कि मटेरियल यानी कि क्ले की मात्रा जो है क्या होती है उसमें जो है जिप्सम मिला दिया जाता है। या दूसरा नंबर आप देख लीजिए, दूसरा नंबर कहता है कि जलाक्रांत हो यानी फ्लोट, ज्यादा पानी की मात्रा हो ये, या तीसरा नंबर अम्लीय, या चौथा नंबर आपको दे दिया है कि क्षारीय। किस तरह के मिट्टी में जिप्सम मिला दिया जाए तो उसकी जो है समस्या का हल कर दिया जाए, उपज बढ़ जाए। तो ध्यान रखिएगा, जिस मिट्टी में क्षारीय की मात्रा, क्षारक की मात्रा अधिक होती है उसको कम करने के लिए, सही करने के लिए जिप्सम अगर मिला दिया जाए तो उसकी मिट्टी की उपज क्या होती है कि बढ़ जाती है। तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्षार वाले मिट्टी में मिलाया जाता है जिप्सम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्षार वाले मिट्टी में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए, या मेघ बीजन कहिए या क्लाउड सीडिंग कहिए, सब एक ही तरह का होता है। ठीक है, कहता है कि उसके लिए जो है प्रायः आपको किसका प्रयोग, किस प्रकार के रासायनिक का प्रयोग किया जाता है। पहला देख लीजिए, पहला ऑप्शन दिया जा रहा है आपको कि सूखी बर्फ का इस्तेमाल करते हैं, या दूसरा नंबर कहता है कि सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, या तीसरा नंबर दे दिया सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं, या चौथा कहता है कि उपयुक्त में सभी का इस्तेमाल करते हैं। क्लाउड सीडिंग जो आर्टिफिशियल रेन जो होता है, सो जो कृत्रिम वर्षा कराते हैं, कहां पे कराते हैं? तो जहां पे बारिशें कम होती है वहां पे खेती वेती करने के लिए क्या हुआ था ना कि आर्टिफिशियल वर्षा करा दिया जाता है, आर्टिफिशियल रेन कराया जाता है, या उसको कहिए कि क्लाउड सीडिंग किया जाता है, बादल वहां पे निर्माण किया जाता है ताकि बारिश हो और वहां पे खेती किया जा सके, जहां पे बारिश की जरूरत होती है। तो वैसे जगहों पर किया जाता है। तो उसमें किस तरह का रसायन का यूज करता है? देखिए उसमें दोस्त जो करता है ना, ये तीनों का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन जो होगा ये मेरा फोर्थ नंबर करेक्ट होगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर मात्रा जो रहता है, हम आपको बताते हैं कि ये सिल्वर आयोडाइड का रहता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको ये सूखा बर्फ या सोडियम क्लोरेट न दे करके सीधा सिल्वर जो है आयोडाइड दे देगा, सिल्वर ब्रोमाइड दे देगा, ऐसे बहुत सारे दे देंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप सिल्वर आयोडाइड जरूर मार दीजिएगा, उपयुक्त सभी अगर ये तीनों रहा तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे सबसे अधिक मात्रा में आपका ये सिल्वर आयोडाइड होता है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर एग्जाम में ऑप्शन बेस्ड अगर दिएगा तो ये तीनों रहेगा तो आप ये फोर्थ नंबर मार दीजिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको हम बताते हैं कि भारत में भी आर्टिफिशियल रेन कराया गया है। वैसे जान लीजिए कि आर्टिफिशियल रेन कराना जो है कानूनन जो है तरीके से रोक लगा हुआ है, बैन लगा हुआ है कि आप नहीं करा सकते हैं, लेकिन भारत में भी कराया गया था। कब कब कराया गया था थोड़ा सा जान लीजिए ये चीजें कि कर्नाटक में जो है आपका 2003, 4 और 2019 में आर्टिफिशियल रेन कराया गया था। आंध्र प्रदेश की बात कर ले तो 2008 में आंध्र प्रदेश में भी आर्टिफिशियल रेन हुआ था। महाराष्ट्र में भी 2004 में हुआ था। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें तो 1983 में ही, 1993 में या 94 में उस समय जो है क्या हुआ था, आर्टिफिशियल रेन कराया गया था। आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए क्या किया जाता है, या तो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, या हवाई जहाज का, बड़े क्षेत्रों में हवाई जहाज का, छोटे क्षेत्र है तो क्या होता है कि रॉकेट का इस्तेमाल करके ऊपर जो है उसको सिल्वर आयोडाइड को ऊपर जो है
ब्लास्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि बादल का निर्माण होता है, फिर वहां पे क्या होता है कि वर्षा होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत में भी कराया गया है और सब कंट्री में भी कराया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि सोने यानी कि स्वर्ण पर कहता है कि बिजली मुल्लमा करने के लिए यानी कि इलेक्ट्रोलाइट करने के लिए उस पर किस तरह किसका जो है प्रयोग किया जाता है ये बताना है। ठीक है, विद्युत लेपन जो कहते हैं सो, तो इसमें किसका होता है ध्यान लीजिए। पहला नंबर ऑप्शन देख लीजिए, पहला नंबर आपको क्या कहा जा रहा है दोस्त, पहला नंबर ऑप्शन ये कहा जा रहा है कि पोटेशियम आपको ऑरियन साइनाइड का, ठीक है, ऑरियन साइनाइड का इसका इस्तेमाल करते हैं। या दूसरा नंबर आपको दे दिया है कि स्वर्ण सल्फेट का करते हैं, ठीक है, यानी गोल्ड सल्फेट का। तीसरा नंबर कहता है स्वर्ण नाइट्रेट का। चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है स्वर्ण क्लोराइड का। किसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सोने का जो विद्युत लेपन जो करते हैं सो ध्यान रखिएगा। आपको हम बता देते हैं कि ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या पोटेशियम और ये साइनाइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सोने पर जो है क्या होता है विद्युत लेपन जो है किया जाता है, सोने का विद्युत लेपन जो करते हैं सो जैसे गैल्वेनाइजेशन करते हैं ना, ठीक है, जिंक का लोहे पर परत जो चढ़ा देते हैं, गैल्वेनाइजेशन जिसको यशदीकरण कहते हैं, तो उसी तरह से ये भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहता है कि खाद्य पदार्थ के परिरक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, खाद्य परिरक्षक के मतलब कि उसको सुरक्षा मतलब कि ज्यादा समय तक टिक पाए, इसलिए इसमें से क्या मिला दिया जाता है, भोज्य खाने वाला जो भोज्य पदार्थ होता है उसमें। तो ज्यादातर ये जो होता है आपको अचार उचार जो बनते हैं जिससे एसिडिक चीज होती है जो जल्द खराब हो जाती है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कि इसमें से किसका इस्तेमाल करते हैं खाद्य परिरक्षक के रूप में। तो पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर का आपको कहता है सैलिसिलिक एसिड का करते हैं, क्या इसका करते हैं। या दूसरा नंबर फिटकरी का करते हैं। या तीसरा नंबर आपको कहता है कि फेरिक क्लोराइड का करते हैं। या चौथा नंबर कहता है सोडियम बेंजोएट का करते हैं। तो दोस्त ध्यान रखें, खाद्य परिरक्षक के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं वो सोडियम बेंजोएट का करते हैं। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। अब ध्यान रखिएगा, कभी कभी सोडियम बेंजोएट का नाम भी चेंज करके दे देगा। तो सोडियम बेंजोएट का दूसरा जो नाम होता है वो सोडा बेंजोएट होता है। क्या होता है, सोडा बेंजोएट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस्तेमाल कहां कहां करते हैं तो आपको हम बता दिए हैं कि जो है अचार उचार जो हो गया, सब्जी उब्जी हो गया, ठीक है, यहां तक कि बियर वाइन जो होता है उस सबके भी खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल करते हैं सुरक्षा के लिए। तो ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि भोपाल त्रासदी जो गैस हुआ था कांड, वो निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव के कारण हुआ था। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसका ईयर भी पूछ देता है, साल पूछ देता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, सब बता देते हैं आपको। तो पहले तो जान लीजिए कि भोपाल त्रासदी गैस जो हुआ था उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत जो है ये भयानक कांड हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था हम बताएंगे। ये ऑप्शन देख लीजिए, इसमें ऑप्शन जो होगा ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, मेथाइल आइसोसाइनाइड का। ठीक है, ठीक है, तो भोपाल त्रासदी गैस कांड जो हुआ था वो मेथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव की वजह से हुआ था। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा करेक्ट। कब हुआ था जान लीजिए, कभी कभी डेट पूछ देता है। 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। 2 दिसंबर 1984 का भोपाल त्रासदी कांड हुआ था। ठीक है, उसमें जो है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था, जो क्या था कि एक खाद्य कीटनाशक फैक्ट्री था वो। ठीक है, उसमें ये कांड हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि गैस रिसाव हो गया था और देखते ही देखते 20 से 25 मिनट में पूरे इलाकों को क्या किया गया था, इलाका जो है उस गैस के चपेट में आ चुका था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा कांड हुआ था। हजारों लोगों की उसमें क्या हुई थी कि जान चली गई थी। लेकिन उसमें एक मतलब कि घटना है, उसमें कहा जाता है, आप गूगल पे भी सर्च कीजिएगा तो शायद पता लग जाएगा आपको कि उसमें एक उसी के आसपास में एक कुशवाहा दंपत्ति मतलब कि आदमी रहते थे, उसके परिवार रहते थे, वो भी गैस के चपेट में आ चुके थे। लेकिन क्या हुआ था ना कि उस समय उन्होंने यज्ञ करना शुरू कर दिया था। जब जैसे ही गैस कांड हुआ था उसी समय वो यज्ञ करना शुरू कर दिए थे। यज्ञ करते करते 20 मिनट के अंदर ही उसके घर से सारा जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड का गैस का पूरा जितना भी था वो क्लियर हो गया था। उनके घर से एक भी लोगों की जान नहीं गई थी, ध्यान रखिएगा। लेकिन उसके आसपास में जितने भी गैस के चपेट में जो भी आए थे सबकी जान चली गई थी। इतनी बड़ी कांड हो गई थी। तो ध्यान रखिए, कभी गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको ये चीजें देखने के लिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त कहा जा रहा है कि किस वैज्ञानिक ने डॉली भेड़ का जो है क्लोन प्राप्त किया था, मतलब क्लोन बना दिया था हूबहू। अब क्लोन क्या होता है ये जान लीजिए। क्या होता है कि आपके अगर डीएनए से उठा करके लैब में आप तैयार किया जाए तो सेम आपके जैसा ही क्या होगा कि हूबहू आपके जैसा इंसान तैयार कर दिया जाएगा। तो ये भेड़ एक जो है क्या हुआ था कि लैब में तैयार किया गया था, जिसका नाम डॉली रखा गया था। ठीक है, हूबहू भेड़ बना दिया था, जीवित था,
कब तक था, कहां था, आपको हम बताते हैं। तो पहले जान लीजिए कि किस वैज्ञानिक ने ये भेड़ का क्लोन तैयार किया था। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि ये 3rd नंबर में ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? डॉक्टर यान बिल्यूट ने किया था, ठीक है, क्लोन। इनके साथ भी सहयोगी भी थे, अकेले इन्होंने तैयार नहीं किया था। लेकिन ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो उनका नाम भी इसमें ये शामिल आता है, ठीक है, इनका नाम भी इसमें आता है, डॉक्टर यान बिल्यूट का, ठीक है। अब समझ लीजिए कि क्लोनिंग होता क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आप मूवी भी सर्च कर लीजिएगा तो एक क्लोन करके मूवी भी है, उसमें आप देख लीजिएगा। उसमें होता क्या है कि आपका अगर डीएनए ले लिया जाए तो डीएनए से आपका क्या हो सकता है कि लेबोरेटरी में, बायो लेबोरेटरी में आपके जैसा हूबहू इंसान तैयार कर दिया जाएगा। और जो तैयार इंसान होगा वो आपसे ज्यादा पावरफुल होगा, आपसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, आपसे बुद्धि में, हर चीज में सबसे ज्यादा तेज होगा, ठीक है। तो वो क्लोनिंग किया जाता है। लेकिन जब भेड़ बना तो इस पे जो है गवर्नमेंट ने कुछ रोक लगा दी है क्लोनिंग करने पे, नहीं तो अभी बन सकता था। अब जान लीजिए कि ये भेड़ की बात हम कर रहे हैं, तो भेड़ पे आ जाते हैं। ये भेड़ कब तैयार हुआ था? जो ये अपना डॉली भेड़ है, तो डॉली का जो निर्माण किया गया था, क्लोन जो तैयार किया गया था, वो 5 जुलाई 1996 को तैयार कर लिया गया था। जान लीजिए 5 जुलाई 1996 से तैयार करके इसको काफी समय तक जीवित रखा गया था। और इसकी जो डेथ हो गई थी 2003 में इसकी डेथ हो गई थी। मतलब मान के चलिए तो ये जो है 7 साल जो है जीवित रही क्लोन वाला भेड़ जो है सो। तो इस तरह से इसे लेबोरेटरी में तैयार किया गया था, जिसमें यान बुल्ट थे, उनके सहयोगी भी थे, कैंपबेल भी थे। कैंपबेल भी एक वैज्ञानिक ही है, वो थे, यान बिल्यूट थे, और आपका उनके सहयोगी, ये सब मिलकर के जो है भेड़ का क्लोन तैयार किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभक्त होता है। देखिए ऐसे तो आपको देख लीजिए कि पता चलेगा कि कहीं 2 होता है, कहीं 3 होता है, दे देगा। लेकिन मुख्य रूप से जो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र जो होता है ना, वो 3 भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन 3 भाग होता है ये जान लीजिए। पहले ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन था ये 2nd नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। 3 भाग कौन कौन डिवाइड होता है ये जान लीजिए। पहला तो ये मस्तिष्क होता है, क्या होता है? मस्तिष्क होता है। दूसरा पीछे रीढ़ की हड्डी होता है, और तीसरा तंत्रिका तंत्र होता है। ये 3 भागों में क्या होता है कि डिवाइड होता है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो 3 भाग ही मारिएगा, 2 भाग नहीं मारिएगा। बहुत आदमी 2 भाग मार देते हैं, जो गलत होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो आपका कौन सा रोग उत्पन्न होगा, ठीक है। विटामिन ए बी सी तो बहुत पढ़ते हैं, विटामिन ए काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। पहला देख लीजिए, पहला आपको कह रहा है कि एनीमिया हो सकता है, या दूसरा कहता है कि जनन शक्ति कम हो सकती है, या तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है रक्त का थक्का बनाना कम हो सकता है, या रिक्टेस हो सकता है। दोस्त होगा क्या? विटामिन ए की कमी से। ध्यान दीजिए कि विटामिन ए की कमी से जो होता है, ये 2nd नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। जनन शक्ति की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। अब विटामिन ए की भरपूर मात्रा कहां पाई जाती है, किससे पूर्ति होती है? तो जान लीजिए कि अंकुरन बीज अगर खाते हैं, जैसे कि चना मूंग हो गया, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो अंकुरन होता है, तो अंकुरन बीज अगर खा लेते हैं तो मेडिसिन से कहीं ज्यादा आपको बेनिफिट करेगा ये विटामिन ई को पूर्ति करने में, ठीक है। तो विटामिन ई की पूर्ति वहीं से होता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सपनों का अध्ययन, जो हम लोग सपना देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, उसका स्टडी जो होता है दोस्त क्या कहलाता है। पहला देख लीजिए, पहला नंबर ऑप्शन क्या कहा जा रहा है आपको कि कैलोलॉजी कहलाता है, या दूसरा नंबर आपको दे दिया है कि एंटोटॉमी कहलाता है, या तीसरा नंबर आपको कहता है कि ऑर्नियोलॉजी कहलाता है, ठीक है, ऑर्नियोलॉजी कहलाता है, या चौथा कहता है इसमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सपनों का अध्ययन जो होता है, जो सपना लोग देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, उसका स्टडी जो उस पर करते हैं, ठीक है, तो वो जो स्टडी कहलाता है दोस्त, ये 3rd नंबर ऑर्नियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्नियोलॉजी। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा। तो अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्त, इसमें कहा जा रहा है कि एक मनुष्य जो क्या होता है कि अन्य स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग जो क्या होता है कि एक जोड़ा अपने अंदर में पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? ब्रिक कहते हैं या किडनी कहते हैं। एक जोड़ा पाया जाता है। अब इस किडनी का वजन कितना होता है ये इसमें हमको जानना है, ठीक है। तो पहला देख लीजिए, पहला कह रहा है कि 120 ग्राम, दूसरा कह रहा है 140 ग्राम, तीसरा कह रहा है आपको 150 ग्राम, चौथा कह रहा है 100 ग्राम। दोस्त किडनी का वेट कितना होता है ध्यान रखिए। आपको तो कभी कभी क्या होता है ना कि मस्तिष्क का वेट पूछ देता है, या हृदय का वेट पूछ देता है, यकृत का वेट पूछ देता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि किडनी का वेट पूछा जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपको हम बताते हैं कि ये 140 ग्राम होता है एक किडनी का वेट, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 140 ग्राम। अब जान लीजिए कुछ जो है
चीजें हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे ब्रेन हो गया, तो ब्रेन का वेट कितना होता है, 1500 ग्राम जो होता है ना, लेकिन क्या होता है कि सब सारे ब्रेन के अलग अलग होते हैं, छोटे से बड़े से, महिला से पुरुष से, सारे का ब्रेन का वेट अलग अलग होता है। तो अगर मस्तिष्क की बात करें तो एक जो है रेंज अगर ले लिया जाए तो 1180 ग्राम से लेकर के 1620 ग्राम के आसपास में होती है। यकृत की अगर बात कर ले तो 960 से लेकर के क्या होता है ना कि 1860 तक की होता है। इसी तरह से होता है लेफ्ट जो है फेफड़ा होता है, उसका वेट जो होता है 150 ग्राम से लेकर से 650 ग्राम तक के होता है। राइट वाला का भी जो है क्या होता है कि 100 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम के आसपास में होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कहता है किस रोग को रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। तो रिंग रोग के नाम से जो जाना जाता है दोस्त, वो आलू का सैथिल्य रोग होता है। ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, आलू का सैथिल्य रोग। ठीक है, तो दोस्त ये था अपना 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि वहीं पे टेस्ट होगा। जो लोग टेस्ट नहीं दिए जाकर के टेस्ट दे लीजिए। चलिए हमको इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।